हम देखते हैं कि कैसे एक आदमी मरे हुए घोड़े को चीरकर उसमें शरण लेता है ताकि वह ठंड से बच जाए। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म रेवेनेंट को एक्सप्लेन करेंगे। ये साल है 1823 का, जहां कुछ शिकारी जंगल में नदी के किनारे डेरा डाले हुए हैं, जिनका कैप्टन है हेनरी। वह जंगल में शिकार करके जानवरों की खालों का व्यापार करते हैं। उनके साथ एक गाइड भी है जिसका नाम है ग्लास, जो जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ है। साथ में उसका बेटा हॉक भी है। अचानक वहां अरकारा आदिवासियों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जो अपने मुखिया की बेटी की तलाश कर रहे थे। हमले में कई शिकारी मारे जाते हैं। बाकी बचे लोग ग्लास के कहने पर नाव की ओर भागते हैं और वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ग्लास का बेटा हॉक थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, जिसे ग्लास कहता है कि वह उसकी अच्छी देखभाल करेगा, क्योंकि पिछले ही दिन ग्लास की पत्नी की मृत्यु के बाद हॉक एकमात्र उसका शेष परिवार है। अब बीच रास्ते में ग्लास सभी को यहाँ पर नाव छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि ग्लास को लगता है कि यदि वे नदी में सफर करना जारी रखेंगे तो उन पर जल्द ही हमला हो सकता है। नदी के किनारे पर पहुंचने के बाद हेनरी के आदेश पर सभी जानवरों की खालों को छिपा दिया जाता है, ताकि वह भविष्य में आकर उसको वापस ले जा सके। लेकिन उनमें से एक गेराल्ड इससे सहमत नहीं है, क्योंकि यह उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र तरीका है। लेकिन हेनरी कहता है कि इतना वजन साथ में लेकर नहीं घूम सकते। जंगल में रात्रि के दौरान सभी एक जगह पर विश्राम करते हैं। सुबह ग्लास अकेला जंगल में भटक रहा होता है, तभी उसे कई भालू के बच्चे दिखाई देते हैं। अचानक एक भालू अपने बच्चों की रक्षा के लिए ग्लास पर हमला कर देता है और उसे अर्धमरा करके छोड़ देता है, और भालू अपने बच्चों के पास चला जाता है। तभी ग्लास अपनी राइफल से भालू पर गोली चला देता है। तभी भालू फिर से हमला करता है और इस बार ग्लास को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसलिए ग्लास भालू पर खंजर से हमला करता है और अंत में भालू मारा जाता है। दोनों एक ढलान से नीचे गिरते हैं, जहां ग्लास के ऊपर भालू गिरता है। तभी उसके साथी गोली चलने की आवाज से वहां आ जाते हैं। ग्लास को ढूंढकर उसका इलाज करते हैं। उसके गले में टाँके लगाए जाते हैं, लेकिन ग्लास अभी भी मरने की कगार पर है। हेनरी तुरंत सबको यह जगह खाली करने के लिए कहता है, क्योंकि गोली की आवाज ने हमलावरों को सचेत कर दिया होगा। बाकी बचे 9 लोग एक जगह पर विश्राम करते हैं और जल्दी से कैसे उनके बेस पर किले पर पहुंचा जाए इसके लिए रणनीति बनाते हैं। हॉक अपने पिता ग्लास को सांत्वना दे रहा है, जो अगली सुबह शायद ही जीवित रहे। सुबह अत्यधिक ठंड के मौसम में ग्लास को लेकर आगे बढ़ना जारी रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वह उन्हें धीमा कर रहा है। गेराल्ड कहता है कि उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए उसे मार देना चाहिए। हेनरी उससे सहमत हो जाता है, लेकिन वह उसे गोली नहीं मार पाता। इसके बजाय वह ग्लास की देखभाल के लिए रुकने वाले को $100 देने के लिए कहता है। हॉक और ब्रीजर वहां रुकने का फैसला करते हैं। उनके साथ गेराल्ड भी रुकता है, यह सोचकर कि खालों को छोड़ने के बाद नुकसान की भरपाई इस रकम से की जा सकती है। हेनरी जाते वक्त कहता है कि यदि ग्लास मर जाता है तो उसे सम्मान के साथ दफनाया जाए, जबकि बाकी लोग किले की ओर जाने का और रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। हेनरी के जाने के बाद हॉक अपने पिता से बात करके उसका दर्द से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इस बीच ग्लास को याद आता है कि कैसे उनके गांव पर घुसपैठियों ने हमला किया और पूरे गांव को जला दिया। इसी हमले में उसकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। इधर गेराल्ड ग्लास के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास कभी भी मर सकता है। गेराल्ड उसके पास जाता है और उसे सबकी और अपने बेटे हॉक की जान खतरे में डालने का आरोप लगाता है। फिर उसका गला घोटने की कोशिश करता है। तभी हॉक ठीक समय पर आ जाता है और उस पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। गेराल्ड को डर है कि हॉक की तेज आवाज से ब्रीजर को पता न चल जाए, जो पानी की तलाश करने के लिए गया है। इसलिए ग्लास के सामने उसके बेटे हॉक को मार देता है। ग्लास कुछ भी करने में असमर्थ था, और तो और गले में टाँके की वजह से वह बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ब्रीजर आकर हॉक के बारे में पूछता है, लेकिन गेराल्ड उसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। ग्लास ब्रीजर को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता। अगले दिन गेराल्ड ब्रीजर को जगाता है और उसे बताता है कि अरकारा आदिवासी के लोग उनकी ओर आ रहे हैं, उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। ब्रीजर फिर से हॉक के बारे में पूछता है, क्योंकि वह अभी भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन गेराल्ड कहता है कि कहीं वह रास्ता भटक गया होगा, इसके लिए वह और इंतजार नहीं कर सकते। गेराल्ड ग्लास को पीछे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ब्रीजर उसे यह याद दिलाते हुए इनकार कर देता है कि हेनरी ने उसे ग्लास के साथ रहने के लिए कहा था। यह सुनने पर गेराल्ड ग्लास को जिंदा दफना देता है। ब्रीजर ग्लास से माफी मांगता है और एक खाली बोतल उसके पास छोड़ देता है। इस बीच हम देखते हैं कि हेनरी और बाकी बचे लोगों ने किले की ओर चलना जारी रखा।
कुछ समय के बाद ग्लास अपनी कब्र से बाहर निकलता है और रेंगता हुआ पास में पड़े अपने बेटे के शव के पास जाता है। वह अपने बेटे की मौत पर शौक मनाता है और अपने बेटे की हत्या का बदला लेने की कसम खाता है। ब्रीजर को कैरल की नीयत के बारे में संदेह होता है, इसलिए उससे आदिवासी हमले के बारे में पूछता है, जो कैरल बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई आदिवासी उनके पीछे नहीं है। जिससे ब्रीजर को ग्लास और हॉक को छोड़ने का पछतावा होता है। वह अपनी बंदूक निकालकर गैराल पर तान देता है, लेकिन गैराल चालाकी से उसे नीचे गिरा देता है और उसे किसी को सच नहीं बताने के लिए कहता है, वरना वह भी मारा जाएगा। हॉक के मृत शरीर के पास सोने के बाद अपना दुख व्यक्त करके उसे छोड़ देता है। जंगल में और रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है। वह अपने गले के गांव को गर्म चाकू से दागता है। अब अरकरा आदिवासी ग्लास के रुकने के निशान को ढूंढते हुए उसका शिकार करने के लिए नदी के और किनारे पर आ पहुंचते हैं, लेकिन ग्लास जल्दी से पानी में कूदकर समय पर वहां से तैरकर भाग जाता है। इधर गैराल्ड और ब्रीजर एक गांव में आते हैं, जहां ब्रीजर को एक महिला मिलती है और वह गैराल्ड को बताए बिना चुपके से उसके लिए कुछ खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर था कि वह उस रात में मारा जा सकता है। और गांव में से 2 घोड़े लेकर किले की ओर निकलते हैं। इधर ग्लास भी सुरक्षित रूप से नदी से बाहर आता है और जंगल में होते हुए आगे बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक शरणार्थी हिकुक से होती है, जो शुरू में उससे एक खतरा मानता है, लेकिन ग्लास उससे खाने की भीख मांगता है, जिससे उसका मन बदल जाता है। ग्लास अपनी चोटों और गैराल्ड के बारे में बताता है। यहाँ हिकुक जिसे यह कहकर सांत्वना देता है कि किसी को मारना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। अब दोनों हिकुक के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। इधर गैराल्ड और ब्रीजर भी किले में पहुंच जाते हैं। गैराल्ड हेनरी को ग्लास की मौत और हॉक के लापता होने के बारे में खबर देता है। हेनरी उसे तय किए रुपये देता है। ब्रीजर इसे लेने से इनकार कर देता है। तभी गैराल्ड यह कहकर हेनरी को समझाता है कि ग्लास को वापस लाने में मदद नहीं कर पाने के कारण थोड़ा सा परेशान है और ब्रीजर के हिस्से के भी पैसे ले लेता है। इधर हिकॉक और ग्लास बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं। हिकॉक को ग्लास की चोटों को देखकर उस पर दया आती है और उसके रहने का ठिकाना तैयार करता है और उसकी देखभाल करता है जब तक कि वह ठीक नहीं हो जाता। एक दिन ग्लास उठता है तो देखता है कि हिकॉक को फांसी पर लटका दिया गया है, जो फ्रांसीसी शिकारियों का किया जा रहा था। इसलिए वह फ्रांसीसियों के शिविर में घुस जाता है, जहां फ्रांसीसी नेता पोगोवा नाम की लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था। तो ग्लास उसे वहीं पर मार देता है और बाकी बचे फ्रांसीसियों पर गोलियां चलाता है और पोगोवा को बचा लेता है। अगली सुबह चीजें और खराब हो जाती है जब उस पर अरकारा आदिवासियों द्वारा हमला किया जाता है। वह एक घोड़े से भागता है और हमले से बचने के लिए घोड़े सहित एक चट्टान से नीचे कूद जाता है, जहां घोड़े की मौत हो जाती है और ग्लास बच जाता है। भीषण ठंड से बचने के लिए मजबूरन उसे घोड़े के शव को चीरकर उसके अंदर शरण लेनी पड़ती है। तूफानी रात पार करने के बाद अगली सुबह कड़कड़ाटी ठंड से उठता है। गैराल्ड को उसके किए की सजा देने के लिए योजना बनाता है। इस बीच एक फ्रांसीसी किले में आता है और हेनरी से बात करता है। वह उन्हें बताता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके कबीले पर हमला कर दिया और हमारे लीडर सहित कई साथियों को मार दिया। इसलिए वह हेनरी से शरण मांगता है। बदले में कुछ सामान पेश करता है, जिसमें ब्रीजर ने ग्लास के साथ छोड़ी वह बोतल भी शामिल थी। इससे गैराल्ड को पता चल जाता है कि ग्लास अभी भी जीवित है। हेनरी उस फ्रांसीसी को उनके शिविर के स्थान के बारे में पूछताछ करता है। हेनरी ग्लास को खोजने के लिए अपने आदमी को भेजता है। इधर गैराल्ड को चिंता थी कि उसका झूठ जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए वह तिजोरी के सारे पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। इधर हेनरी को ग्लास मिल जाता है, जो बुरी तरह से घायल है। हेनरी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वह उसे गैराल्ड के बारे में बताता है। हेनरी ग्लास से कहता है कि गैराल्ड किले से भाग गया है। ग्लास उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन हेनरी उसे उसके घाव ठीक नहीं हो जाते तब तक इंतजार करने के लिए कहता है। लेकिन ग्लास कहता है कि वह केवल बदला लेने के लिए ही जीवित है। वह हेनरी से कहता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही एकमात्र था जिसके लिए वह जीवित था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब वह मरने से नहीं डरता। अब हेनरी भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। सुबह होते ही दोनों किले से बाहर निकलते हैं और गैराल्ड को ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों अलग अलग दिशा में जाने का फैसला करते हैं ताकि अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सके। हेनरी को जल्द ही गैराल्ड मिल जाता है, जो ग्लास का पक्ष लेने के लिए उसकी आलोचना करता है। हेनरी उसे किले में वापस आने के लिए कहता है, जहां उसे हॉक की हत्या के लिए दंडित किया जाए, लेकिन हेनरी उसको पकड़े उससे पहले ही गैराल्ड उसे गोली मार देता है। ग्लास गोली की आवाज सुनता है और हेनरी की मदद के लिए दौड़ता है।
जहां हेनरी को मरा हुआ देखता है। अब ग्लास गेराल्ड को गुमराह करने के लिए हेनरी की बॉडी को लकड़ी का टेका देकर घोड़े पर बिठा देता है और खुद मरने का नाटक करते हुए घोड़े पर लेट जाता है। इधर गेराल्ड हेनरी को ग्लास समझकर उस पर गोली चलाता है। बॉडी नीचे गिर जाती है। गेराल्ड जब बॉडी को पलटता है तो पता चलता है कि यह हेनरी है और पीछे के घोड़े पर से ग्लास गेराल्ड पर गोली चलाता है। अब घायल गेराल्ड नदी की ओर भागता है। ग्लास उसका पीछा करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। ग्लास हॉक की मौत के लिए उस पर चाकू से वार करता है और वह उसे मारने ही वाला था कि उसे हिकॉक के शब्द याद आते हैं, मरने मारने का काम ऊपर वाले के हाथ में है। तभी ग्लास सामने की ओर अरकारा आदिवासियों को देखता है और वह गेराल्ड को नदी में छोड़ देता है। सामने आदिवासी उसे पकड़कर उसे मार देते हैं, लेकिन वह ग्लास को नहीं मारते क्योंकि जिस लड़की की ग्लास ने जान बचाई थी वह अरकारा आदिवासी के प्रमुख की बेटी पोगोवा थी। गेराल्ड ने अपना बदला पूरा होने पर राहत की सांस ली और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।